बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। हमने अवकलन की शुरुआत में ही जैसे बताया था कि हम तीन तरह के अवकलन फेस करते हैं। एक सरल अवकलन, सिंपल डिफरेंशिएशन, दूसरा आंशिक अवकलन और तीसरा कुल अवकलन। तो वहाँ हमने आंशिक अवकलन के बारे में बात की थी और बताया था कि यदि किसी फलन में दो या दो से अधिक चर हों तो किसी एक चर में परिवर्तन का प्रभाव फलन पर जानने के लिए, जबकि अन्य चर स्थिर रहें, तो हम आंशिक अवकलन करते हैं। जैसे यहाँ एक फलन हम ले रहे हैं z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। z जो फलन z है वो दो x और y पर निर्भर करता है। तो आंशिक अवकलन में दो या अधिक स्वतंत्र चर यदि किसी फलन में हो तो जिस चर के सापेक्ष फलन का अवकलन किया जाता है केवल उसी चर को परिवर्तनशील मानते हैं और शेष चरों को स्थिर राशि समझा जाता है। ठीक है ना, ये हमने पहले बात की हुई है। अब यहाँ देखते हैं कि क्या करें। अब ये जो फलन है इसका अवकलन पहले हमें x के सापेक्ष करना होगा, y को स्थिर मानते हुए, फिर x को स्थिर मानते हुए y के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। ठीक है, इस तरह का जब अवकलन किया जाता है तो उसे हम आंशिक अवकलन कहते हैं। यहाँ देखिए, अब आप d नहीं लिखेंगे, d का मतलब बदल गया। अब यहाँ ये जो चिन्ह काम में लिया हमने, डेल है, डेल, जो कि आंशिक अवकलन को बताता है। तो आंशिक अवकलन हम सबसे पहले x के सापेक्ष में फलन का अवकलन करते हैं y को स्थिर मानते हुए। तो डेल z बाई डेल x, इसे हम कहेंगे डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू zx भी कहते हैं, इसे fx भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से y का अवकलन कर रहे हैं और फलन का अवकलन y के सापेक्ष में करेंगे। तो डेल z बाई डेल y, इसे हम zx यानी प्रथम क्रम का अवकलन f या fy इससे सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है ना, यदि यहाँ x1 x2 होते तो इसे हम f1 f2 लिख सकते थे। fx की जगह f1 और fy की जगह f2 हम लिख देते। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से बात होगी, काफ़ी काम आने वाला है ये हमारे। तो ये प्रथम क्रम के अवकलज हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलन। द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलन क्या है कि जो ये फलन है, या अब हमने पहले किया था x के सापेक्ष अवकलन फलन का, फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें, y के सापेक्ष अवकलन पुनः करें, और इस x के सापेक्ष जो अवकलन किया था इसका y के सापेक्ष अवकलन करें, और जो y के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है उसको हम x के सापेक्ष उसका फिर से अवकलन करें। यदि ऐसा करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर द्वितीय क्रम में हम चले जाते हैं। तो ये द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलज जो होंगे उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने डेल z बाई डेल x का मतलब है x के सापेक्ष फलन का अवकलन किया है। जो किया हुआ है इसका एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डेल बाई डेल x। ठीक है ना, तो ये हुआ डेल स्क्वायर z बाई डेल x स्क्वायर। अब इसको डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर भी कह देते हैं कई लोग, जो आपको सूट करे, अच्छा लगे, आपके लिए आसान हो वो आप बोलें। तो मैं इसको डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर के रूप में आगे इस पे लगातार यही मैं काम में लेने वाला हूँ। ये एक बार और x के
सापेक्ष अवकलन किया है, तो इसको जेड एक्स जो है इसको एक बार और एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसको लिखते हैं जेड एक्स एक्स या एफ एक्स एक्स। ठीक है ना। इसी तरह से जो ये डेल जेड बाई डेल वाई, वाई के सापेक्ष हमने फलन का अवकलन किया था, इसका एक और बार वाई के सापेक्ष ही अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, या जेड वाई वाई, या फिर इसे हम एफ वाई वाई कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब डेल जेड बाई डेल एक्स के सापेक्ष जो अवकलन किया था इसको y के सापेक्ष अवकलन करें। ये आंशिक अवकलन है, ध्यान रहे। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये हो चुका है, ये करने वाले हैं, तो डेल बाई डेल ऑफ y। ठीक है, इसको कहेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। जिसका हो चुका है उसको बाद में, जिसका करना है उसको पहले लिखेंगे। ये हुआ जेड वाई एक्स, क्योंकि एक्स तो हो चुका है एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष हमने किया है। इसे हम कहेंगे एफ वाई एक्स। नेक्स्ट जो हमने वाई के सापेक्ष अवकलन किया हुआ था डेल जेड बाई डेल वाई, अब इसको पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। इसका डेल जेड बाई डेल वाई किया हुआ है, करना किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष, तो डेल बाई डेल ऑफ एक्स, इसको कहेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सुविधाजनक भी रहेगा आगे जाके कि जिसका कर चुके हैं उसे बाद में लिखें, जिसका करना है उसे पहले लिखें। और ये सारी जगह दिखना चाहिए, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है। ये तीनों जगह में दिखा रहा हूँ इसको। तो जेड वाई जो कर चुके थे उसका एक्स के सापेक्ष जब अवकलन किया तो इसको लिखेंगे जेड एक्स वाई इज इक्वल टू, इसे हम ये भी कह सकते हैं एफ एक्स वाई। हालांकि आगे जाके देखेंगे हम ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आंशिक अवकलन किए। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं कि आंशिक अवकलन में जब हमारे पास एक से अधिक चर हों तो, और अब हम एक उदाहरण से अपनी बात को समझाते हैं कि यदि z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y हो तो इसके आंशिक अवकलन करने हैं। आंशिक अवकलन कीजिए। तो फलन का सबसे पहले, अभी इसमें चर x और y हैं, दो हैं, जितने भी चर हों उन सब के सापेक्ष में हमें अवकलन करना होता है। चूँकि यहाँ दो ही चर हैं तो इसलिए दोनों चरों के सापेक्ष में करना है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स, अब इज इक्वल टू जेड एक्स इसे हम कहते हैं। अब देखिए x के सापेक्ष यहाँ आइए आप, 2x स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इसे अप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर, y को स्थिर मान लिया यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर का अवकलन 4x माइनस चिन्ह। अब यहाँ x इंटू वाई है, y को हमने स्थिर मान लिया है, तो 2y को तो एज इट इज लिखा, x का अवकलन किया, x का अवकलन 1 होगा, इसलिए इसे -2y। ठीक है, ये स्थिर है इसलिए 0, ये स्थिर है ये 0, अब प्लस 5x का अवकलन 5। अब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इसका अवकलन y के सापेक्ष करते हैं फलन का, तो डेल जेड बाई डेल वाई या जेड वाई। अब y के सापेक्ष कीजिए, यहाँ y है ही नहीं, ये 0, यहाँ y है, माइनस चिन्ह है, तो y के सापेक्ष करेंगे तो y का अवकलन 1 होगा, तो -2x हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर का 2y, अब ये इसका 0, -3y का
3 हो गया साहब। अब इसके दूसरे अवकलन करने हैं, द्वितीय क्रम के अवकलन की जो x के सापेक्ष अवकलन किया था फलन का, उसका y के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर z बाई डेल y डेल x, यानी x के सापेक्ष कर चुके हैं, y के सापेक्ष करना है, तो इसका y के सापेक्ष कीजिए। ये तो 0 माइनस यहाँ y है, देखो तो -2 y का 1 होगा, इसलिए -2, 5 का 0 है। फिर जो डेल z बाई डेल y किया है, इसका हम x के सापेक्ष करें। x के सापेक्ष करेंगे तो डेल स्क्वायर z डेल y बाई डेल x इंटू डेल y के सापेक्ष कर चुके हैं, इसका x के सापेक्ष करना है, तो इसको ZXY लिख रहे हैं हम। इसका करें x के सापेक्ष तो -2, ठीक है, -2 होगा क्योंकि एक ही जगह x है, बाकी तो है नहीं, ठीक है ना। अगला x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष, देखो यहाँ अगर आपको साफ दिख रहा हो तो किसका, इस फलन का फिर से x के सापेक्ष अवकलन करें, तो डेल स्क्वायर z बाई डेल x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। x के सापेक्ष कर चुके हैं, एक बार और x के सापेक्ष करना है, तो इसको हम ZXX लिखेंगे। करिए साहब x के सापेक्ष, 4x का 4 और ये 0, तो ये 4 होगा। इसी तरह से इसका y के सापेक्ष करेंगे तो डेल स्क्वायर z बाई डेल y स्क्वायर, इसको ZYY कहेंगे। करिए, यहाँ तो x है, y है ही नहीं, यहाँ y है, तो इसका होगा 2 और 2 प्लस का है तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंशिक अवकलन हो गए। अब जो हमने पिछले व्याख्यान में, पिछली चर्चा में मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बात की थी, तो वहाँ हमने मैक्सिमा और मिनिमा जो निकाले थे वो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक तो प्रतिबंध के बिना, विदाउट कांस्टेंट, और दूसरा प्रतिबंध सहित, विद कांस्टेंट। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा विदाउट कांस्टेंट एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा विद कांस्टेंट, ये हम देखेंगे। विद कांस्टेंट का बारे में डिटेल में तो जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इनके, खास तौर से कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन आदि पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन सरसरी तौर पे, प्रारंभिक तौर पे हम अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ प्रतिबंध रहित, यदि हमारे सामने कोई प्रतिबंध ना हो तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालें। फलन है z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि डेल z पार्शियल फॉर्म में कर रहे हैं हम, क्योंकि पिछले में हमने बात की थी सरल अवकलन के रूप में। यहाँ अब हम चूँकि आंशिक अवकलन पढ़ चुके हैं, इसलिए एक से ज़्यादा चरों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा जब चर होंगे तो आंशिक अवकलन निकलेगा। अब यहाँ dz नहीं होगा बल्कि डेल z होगा, है ना। तो फलन का ये प्रथम क्रम की शर्त मैक्सिमा मिनिमा के लिए जब हम निकालेंगे तो x के सापेक्ष फलन का अवकलन जो करेंगे डेल z बाई डेल x, जिसे हम zx कह रहे हैं, ये 0 के बराबर हो। इसी तरह y के सापेक्ष फलन का अवकलन जब x को स्थिर मानते हुए डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू zy, ये भी 0 हो। तो ये प्रथम क्रम की शर्त हुई मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। द्वितीय क्रम की शर्त के बारे में बात करें तो द्वितीय क्रम की शर्त ये है कि हेसियन डिटर्मिनेंट, हेसियन निर्धारक का मान
या सारणिक आप कहते हैं इसको, इस तरह से जब लिखा जाता है तो उसका मान धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। और हेसियन डिटर्मिनेंट होता क्या है? सारणिक जेड एक्स एक्स, जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स, जेड वाई वाई। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, और डेल वाई इंटू डेल एक्स, और डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। जैसे भी आपके समझ में आ जाए, याद रह जाए, वैसे आप लिख सकते हैं। तो हेसियन डिटर्मिनेंट ये होता है। पहली शर्त क्या है द्वितीय क्रम की, कि हेसियन निर्धारक का मान धनात्मक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई ये दोनों ऋणात्मक हों, यदि तो मैक्सिमा होगा, और यदि जेड एक्स एक्स एंड जेड वाई वाई दोनों धनात्मक हों, इनके मान शून्य से अधिक हों, तो ये मिनिमा होगा। ठीक है। तो आंशिक अवकलन जब हम जान चुके हैं तो उस स्थिति में मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कांस्टेंट कैसे निकाले जाएंगे, ये दो शर्तों के साथ है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जेड एक्स इक्वल टू 0, जेड वाई इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन द्वितीय क्रम की शर्त कि हेसियन निर्धारक का मान धनात्मक हो, और साथ में द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलन या तो ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। यदि ये ऋणात्मक हैं तो मैक्सिमा होगा, और यदि ये धनात्मक हैं इनके मान, तो ये मिनिमा होगा। ठीक है ना। यदि हेसियन निर्धारक, हेसियन डिटर्मिनेंट H जो है, या तो ये शून्य हो या शून्य से कम हो, यानी या तो 0 हो या ऋणात्मक हो, ये धनात्मक ना हो, तो उस स्थिति में सैडल पॉइंट होगा। ये ध्यान रखना। और सैडल पॉइंट क्या होता है कि सैडल पॉइंट पे फलन एक चर के प्रति न्यूनतम तथा दूसरे चर के प्रति अधिकतम होता है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। ये हमारे पास एक फलन है z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। इस फलन में हम मैक्सिमा व मिनिमा ज्ञात करते हैं। अब ये दो चर हैं यहाँ, परिवर्तनशील चर, इसलिए आप जो आपने मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था एक चर के फलन के संदर्भ में, वो यहाँ लागू नहीं होगा, अब बदल गया है। तो ये आंशिक अवकलन की स्थिति में आप चले जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स कीजिए सब। इसका 2x स्क्वायर का 4x माइनस 2xy का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो माइनस 2y, और एक यहाँ है x, तो ये प्लस 5x। ठीक है। 5x का अवकलन 5 होगा। इसको किसके बराबर रखना है, होना चाहिए 0 के बराबर। एक समीकरण मिला। ठीक है। इस फलन को फिर y के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, x को स्थिर मानते हुए। तो आंशिक अवकलन डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड वाई। अब कीजिए y के सापेक्ष में, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 2x हो जाएगा, y का 1 होता है ना इसलिए, और वाई स्क्वायर का 2y, इसका 0, माइनस 3y का 3, तो क्या हुआ माइनस 2x यहाँ से प्लस 2y माइनस 3। ये समीकरण 2 आया। इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो दो समीकरण मिले हम, समीकरण 1 और समीकरण 2।
समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो इनसे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हमने हल किया है तो ये समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया है, जोड़ने पे हमें पास में जो है ये आ गया 2x और ये प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2 और x बराबर -1 वैल्यू हमारे पास आई है। x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, जिसमें भी आप रखना चाहो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। हमने यहाँ 1 में रखा है तो y की वैल्यू 1/2 आई। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि हेसियन निर्धारक का मान धनात्मक हो। हेसियन निर्धारक आपने देखा है ZXX, ZXY, ZYX, ZYY यह होता है। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे। मैंने यहाँ हेसियन निर्धारक नहीं निकाला है, आप खुद अपने अभ्यास से निकालें। वैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि ZXX डेल स्क्वायर Z बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा। डेल XY Z स्क्वायर डेल स्क्वायर Z बाई डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर Z बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इधर आएगा, डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन फिर से कर दें तो -2 होगा। ठीक है। ZYX x का मतलब है डेल Z बाई डेल एक्स जो है इसका y के सापेक्ष अवकलन करना। y के सापेक्ष करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ -2 वैल्यू हो जाएगी। फिर ZYY, तो इस जो आंशिक अवकलन y के सापेक्ष हमने फलन का किया था, एक बार फिर से y के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो डेल स्क्वायर Z बाई डेल वाई स्क्वायर होगा, यानी ZYY। तो y के सापेक्ष करेंगे तो 2 इसका आएगा। तो यहाँ आया 4, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ 2, 4 इंटू 2। ये देखो सारणिक का ऐसे होता है, मान निकलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से गुना होंगे और ये जब गुणा होंगे तो इनके चिन्ह जो है माइनस चिन्ह होगा। ठीक है ना। तो 4 दूना 8, -2 और -2 +4 और चिन्ह इनका माइनस, तो -4। तो ये धनात्मक हो गया, एक तरह से 4 आई वैल्यू इसकी। ठीक है ना। ये आप घर पे प्रैक्टिस कर लें। तो शर्त पहली द्वितीय क्रम की यह हुई कि हेसियन निर्धारक का मान धनात्मक है, और दूसरी शर्त क्या है कि ZXX और ZYY या तो ये धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो ZXX 4 है और ZYY 2 है, दोनों धनात्मक हैं। अगर ये धनात्मक है तो फलन का मान मिनिमा होगा। तो ये मिनिमा की स्थिति हो गई। ठीक है ना। इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ में फिर से अपनी बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। फलन Z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। तो इसके जो आंशिक अवकलन निकाल लेते हैं सारे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल Z बाई डेल एक्स, इसे ZX कहेंगे। x के सापेक्ष करेंगे तो 4x माइनस चिन्ह आ गया। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का अवकलन 1 हुआ और 2 इंटू वाई रह जाएगा, तो -2y। फिर ये तो है ही नहीं सामने क्योंकि ये स्थिर है। 5x है, 5x का अवकलन 5 होगा। डेल Z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2y प्लस 5। एक y के सापेक्ष फलन का अवकलन करेंगे x को स्थिर मानते हुए, तो डेल Z बाई डेल वाई इक्वल टू ZY कीजिए साहब। यहाँ y है तो -2x प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और यहाँ पे -3y का 3, तो -2x प्लस 2y माइनस 3।
ये उदाहरण शायद हमने पहले भी लिया है। अगला, अब जो ये y है, डेल जेड बाई डेल वाई या जेड वाई है, इसका अवकलन x के सापेक्ष करते हैं। ठीक है ना। इसका जब अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो इसे लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, यानी y के सापेक्ष कर चुके हैं और x के सापेक्ष करना है। जब करेंगे तो करिए x के सापेक्ष इस फलन का अवकलन, -2, x के सापेक्ष कर रहे हैं, -2 हो गया। ये है ही नहीं, ये 0 है क्योंकि ये स्थिर राशि है, इसलिए इसका -2 आया एक्स वाई। फिर इसका जो फलन जेड एक्स का है, हाँ जेड एक्स है जो, इसका अवकलन y के सापेक्ष एक बार और करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड, क्योंकि ये x के सापेक्ष तो कर चुके हैं, y के सापेक्ष करना है किसका, इसका। ठीक है ना। तो इसको जेड वाई एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 4 आया। ठीक। और अब इसका x के सापेक्ष पहले का फिर से करिए तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जिसे हम जेड एक्स कह रहे हैं। तो इसका x के सापेक्ष फिर से करेंगे तो 4 होगा, बाकी तो है ही नहीं x। और इस फलन का y के सापेक्ष फिर से करिए तो जेड वाई वाई, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है। ये हमने अच्छा ये पिछला उदाहरण जो हमने लिया था वही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए साहब। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है मैक्सिमा मिनिमा की, कि जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो जेड एक्स क्या है हमारे पास, ये रहा 4x माइनस 2y प्लस 5, ये 0 हो, नंबर 1। और जेड वाई भी 0 के बराबर रखी जाए, जेड वाई की वैल्यू भी 0 हो, या डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो। तो -2x प्लस 2y माइनस 3, ये भी 0। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। x इक्वल टू -1 को इनमें से किसी भी समीकरण में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो 1/2 y की वैल्यू आ गई। ठीक है। प्रथम क्रम की शर्त तो यह है कि जेड एक्स और जेड वाई ये दोनों 0 के बराबर हों। द्वितीय क्रम की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हेसियन निर्धारक, हेसियन डिटर्मिनेंट का मान धनात्मक हो। और हेसियन डिटर्मिनेंट क्या है, जेड एक्स जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स, जेड वाई वाई, ये डिटर्मिनेंट है का चिन्ह। इस तरह से 2 रेखाओं के बीच में रखते हैं तो ये सारणिक होता है। इसको जब सारणिक को हल करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ ए ऐसे होता है, ऐसे और यूं शुरू होता है। तो ये इसका चिन्ह धनात्मक होता है और इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। तो 4 गुणा 2 बराबर 8, -2 गुणा -2 बराबर 4, और चिन्ह माइनस का होगा ये। तो 8 - 4 बराबर 4। तो हेसियन निर्धारक का मान आया 4, जो कि धनात्मक है, पहली कंडीशन। दूसरी मतलब धनात्मक होने का मतलब है कि अब ये सेटल पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो इसमें निश्चित रूप से मैक्सिमम मिनिमा होंगे। दूसरी शर्त है कि जेड एक्स एक्स यानी x के सापेक्ष द्वितीय क्रम का अवकलन वो धनात्मक हो, और y के सापेक्ष भी द्वितीय क्रम का अवकलन धनात्मक हो। अवकलज के मान धनात्मक होने चाहिए, ये दोनों धनात्मक हों तो मिनिमा होगा, और ये दोनों ऋणात्मक हो तो मैक्सिमा होगा। अब यहाँ हमारे पास जेड एक्स एक्स क्या है, जेड एक्स एक्स हमारे पास देखिए ये रहा 4 है, और जेड वाई वाई क्या है, 2 है। 4 भी धनात्मक है और 2 भी धनात्मक है, शून्य शादी के ना, इसलिए जो है x बराबर -1 और y बराबर 1/2 पर मिनिमा होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक और उदाहरण के साथ में। z इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है।
एक फलन है। अब इसमें हमें इसका आंशिक अवकलन करते हैं। तो इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू जेड एक्स क्या आएगा, x के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो y होगा, यहाँ x है ही नहीं इसलिए 0 होगा। फिर इस फलन का y के सापेक्ष अवकलन करें डेल जेड बाई डेल वाई, इसको हम जेड वाई कहेंगे, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y का करेंगे तो एक आएगा, एक x इंटू 1, तो ये x और -2y² का -4y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका जी इस फलन का जो हमने x के सापेक्ष कर चुके थे उसका y के सापेक्ष कर दें। y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष कर चुके हैं और y के सापेक्ष करना है, तो इसको हम डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स कहेंगे, जेड वाई एक्स करिए साहब। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 लिख दिया। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष फिर से इस फलन का अवकलन करेंगे, तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई यानी y के सापेक्ष कर ही चुके हैं, x के सापेक्ष करना है तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, जेड एक्स वाई, ये जेड एक्स वाई ध्यान रखना, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो कितना आएगा 1, ये तो है ही नहीं x इसलिए 0, तो 1। ये हालांकि ये दोनों बराबर होते हैं, जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स आपको बराबर ही मिलेंगे। अगर ये -1 होगा तो ये भी -1 होगा, ये -2 होगा तो ये भी -2 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, इस तरह से ही मिलता है। अब इस फलन का जो हम x के सापेक्ष अवकलन कर चुके थे, एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करें, तो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ x नहीं है y है, तो इसलिए x के सापेक्ष फिर से इसका अवकलन 0, इसका फिर से y के सापेक्ष अवकलन, तो ये तो 0 हो जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसका -4, ये रहा, देखो ये रहा जेड वाई वाई। ठीक है, ये तो हुए आंशिक अवकलन किए। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि जेड एक्स इज इक्वल टू 0 और जेड वाई इक्वल टू 0, तो ये जेड एक्स है जो कि y है, और y को किसके बराबर, जेड एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, तो y बराबर 0 नंबर 1। जेड वाई ये रहा x -4y, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसको 0 के बराबर रखो। जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -4y, चूँकि y इक्वल टू 0 इसलिए x बराबर भी 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दो जो समीकरण आए हमारे पास। यहाँ x और y दोनों की वैल्यू 0 है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि हेसियन डिटर्मिनेंट धनात्मक हो। अब हेसियन डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं, जेड एक्स एक्स 0, जेड एक्स वाई कहाँ निकाला है हमने, ये रहा 1, जेड वाई एक्स की वैल्यू 1 और जेड वाई वाई -4, तो इसको जो है मान है जहाँ हमने रखे सारणिक में, तो 0 1 1 -4 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 -4 से, तो 0 हो जाएगा, और ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, और इनका चिन्ह होगा ऋणात्मक, तो -1 हुआ। हेसियन डिटर्मिनेंट धनात्मक नहीं है, यहाँ ऋणात्मक है, -1 है हेसियन डिटर्मिनेंट का मान। यदि हेसियन डिटर्मिनेंट का मान 0 हो या 0 से कम हो, ऋणात्मक हो, तो सैडल पॉइंट सॉल्यूशन होगा, सैडल पॉइंट होगा, इसलिए यहाँ मैक्सिमा व मिनिमा संभव नहीं है। यह आपको पहले ही बता दिया था कि सैडल पॉइंट की स्थिति में
फलन किसी एक चर के प्रति मैक्सिमा होता है, दूसरे चर के प्रति मिनिमा होता है, इसलिए यहाँ मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे हो गए एक से ज़्यादा चरों के संदर्भ में मैक्सिमा मिनिमा आंशिक अवकलन के साथ में विदाउट कांस्टेंट, बिना प्रतिबंध के मैक्सिमा मिनिमा। अब हम मैक्सिमा मिनिमा विद कांस्टेंट देखते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि इनका गहनता से अध्ययन, डीपली स्टडी तो हम बाद में करेंगे जब हम ये हमारे इस पेपर के दूसरे चैप्टर्स, दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर से जिनमें कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट वगैरह है। उनको जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि कई सारी चीज़ें, अब जैसे डिटर्मिनेंट मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए आपको डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो ज़्यादा पता नहीं है। जिनके पास मैथमेटिक्स रही है वो जानते हैं, या जिन्होंने 9th-10th में ठीक से स्टडी किए उनको भी पता होगा, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो भूल चुके होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को कह रहा हूँ। तो सरसरी तौर पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, अदरवाइज इसको हम आगे डीपली स्टडी करेंगे। तो विद कांस्टेंट की स्थिति में प्रतिबंध जब हो तो उस स्थिति में मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला जाता है। तो हमारे पास एक उद्देश्य फलन होता है, ऑप्टिमाइज जेड इज इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ लिया है 6x² + 5xy + 2y²। ये उद्देश्य फलन है, ये प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है? सब्जेक्ट टू 2x + y = 96, ये प्रतिबंध है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस सारी वैल्यू को इधर ले जाएं तो ये माइनस में चले जाएंगे, 96 - 2x - y = 0। ये भी ये प्रतिबंध का ये रूप बन जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लॉन्ग रेंज फलन हमें बनाना होता है। लॉन्ग रेंज फलन, लॉन्ग्रेजियन फंक्शन किस तरह से बनाएं हम, ये देखिए। तो पाई इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा इंटू कॉन्स्टेंट, उद्देश्य फलन प्लस लैम्डा गुणा प्रतिबंध, ये होता है लॉन्ग्रेजियन फलन। और यहाँ जो लैम्डा है ये लॉन्ग्रेजियन कोफिशिएंट है, लॉन्ग्रेंज गुणांक है ये, ठीक है ना। तो इस रूप में हमें लॉन्ग्रेंज फलन का निर्माण करना है, लॉन्ग्रेंज फलन बनाना है। तो हमारे पास उद्देश्य फलन क्या है, ये रहा। तो पाई इज इक्वल टू, इसको रख देंगे एज इट इज, 6x² + 5xy + 2y² प्लस लैम्डा और प्रतिबंध ये रहा 96 - 2x - y, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो हम कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करना है, अनुकूलतम करना है फलन का मान को, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि प्रथम क्रम के अवकलन 0 के बराबर हो। अब जितने चर होंगे उतने ही अवकलन हमें करने, उन सभी चरों के सापेक्ष में अवकलन हमें करने। यहाँ हमारे पास में x है, y है और लैम्बडा है, तो इन तीनों के सापेक्ष में उद्देश्य ये जो हमारा फलन है उसका हमें अवकलन करना है। कीजिए साहब, सबसे पहले x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो आंशिक अवकलन हो जाएगा, क्योंकि y और z लैम्बडा को हम स्थिर मान लेंगे। तो डेल पाई बाई डेल x के सापेक्ष, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ नज़र डाल लीजिए। तो 6x² का 12x प्लस 5xy का x का अवकलन 1 होगा, इसलिए 5 × y, तो 5y, ये 0। अब इधर आइए, -2x का -2, इसका 0, इसका 0, -2 × लैम्बडा, तो -2 लैम्बडा,
ये 0 के बराबर हो, इक्वल टू 0, एक नंबर समीकरण प्राप्त हुआ। इसी तरह से y के सापेक्ष में आंशिक अवकलन डेल पाई बाई डेल वाई, डेल पाई बाई डेल वाई, इसका अवकलन y के सापेक्ष जब वह करेंगे तो ये है ही नहीं यहाँ, तो y 0 यहाँ है, तो ये 5x प्लस 4y, 2y स्क्वायर का 4y हो गया, प्लस लैम्बडा इंटू -1, तो माइनस लैम्बडा हो जाएगा, ये होगा 5x प्लस 4y माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, इस नंबर 2। अब लैम्बडा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस पे तो नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लैम्बडा है ही नहीं। डेल पाई बाई डेल लैम्बडा, लैम्बडा के सापेक्ष करेंगे तो 96 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये 3 समीकरण मिले। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से इनको रखिए तो 12x प्लस 5y इक्वल टू 2 लैम्बडा एंड 5x प्लस 4y इक्वल टू लैम्बडा। समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, x इक्वल टू 3/2 इंटू वाई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको समीकरण में रखिए, समीकरण 3 में, क्योंकि 1 2 को हम फेस कर चुके हैं। तो समीकरण 3 में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 96 माइनस 2 इंटू 3y, क्योंकि x की जगह 3/2 y है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू, तो ये x की जगह रखिए माइनस y। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू 24 हमें प्राप्त हुआ। y की इस वैल्यू को इस में रख दीजिए, x बराबर 3/2 y में, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है, अभी भी यहाँ 2 चर हो गए, ठीक है ना। तो जब x बराबर 3/2 गुणा y और y बराबर 24 है, ये रखेंगे x है, तो x इक्वल टू 3/2 इंटू 24, इसकी वैल्यू 36 है। तो ये 2 का इसमें 12 बार भाग जा रहा है, 12 × 36, x बराबर 36 और y बराबर 24। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से x और y की वैल्यू आ गई। सेकंड ऑर्डर कंडीशन अब यहाँ बदल जाएगी। वहाँ विदाउट कांस्टेंट में तो हमने लिया था कि जो हेसियन डिटर्मिनेंट है वो धनात्मक होना चाहिए, है ना। साथ में दूसरी शर्त ये थी कि z(x) और z(y)(y) या तो ये धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये चीज़ थी। लेकिन यहाँ अब कंडीशन बदल जाए। अब यहाँ हेसियन डिटर्मिनेंट नहीं है, बल्कि हेसियन डिटर्मिनेंट बदल गया है बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट में, सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक, जिसको हमने डी से दिखाया। यदि बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट BSD या डी या सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक का मान धनात्मक है तो मैक्सिमा होगा। इसका मान अगर धनात्मक है, वहाँ तो धनात्मक हेसियन डिटर्मिनेंट का मान धनात्मक था तो वो मिनिमा की बात हुई। यहाँ बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट है, इन दोनों में अंतर करिए आप, तो मैक्सिमा होगा। और यदि बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनेंट सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक का मान ऋणात्मक है, 0 से कम है, तो मिनिमा होगा। इसके लिए कैसे निकालें इसे, ये क्या होता है सारणिक, जो आपने ये प्रथम क्रम के अवकलन किए हैं, ये इसका फिर से एक बार x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, फिर y के सापेक्ष अवकलन कीजिए, फिर लैम्बडा के सापेक्ष कीजिए। दूसरे समीकरण का भी फिर x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और लैम्बडा के सापेक्ष अवकलन। तीसरे समीकरण का भी x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और लैम्बडा के सापेक्ष आपको अवकलन करने हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं और तीनों समीकरणों का फिर से एक बार और आंशिक अवकलन करने होंगे तीनों चरों के संदर्भ में। जब हम पहले समीकरण का करते हैं तो डेल स्क्वायर एक्स के सापेक्ष सबसे पहले डेल स्क्वायर पाई बाई डेल एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसका y के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष तो कर चुके हैं, y के सापेक्ष करेंगे तो डेल स्क्वायर पाई जिसके सापेक्ष कर चुके हैं उसको बाद में लिखते हैं, डेल x लिख दिया, और जिसके सापेक्ष करना है उसको पहले लिखेंगे। तो डेल स्क्वायर पाई बाई
डेल वाई इंटू डेल एक्स। फिर पहले समीकरण का लैम्बडा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लैम्बडा के सापेक्ष करेंगे तो डेल स्क्वायर पाई बाई डेल एक्स के सापेक्ष, क्योंकि हो चुका तो इसलिए इसको बाद में लिखा, इसको लैम्बडा को पहले लिखा, डेल लैम्बडा। ठीक है ना। इसी तरह से डेल स्क्वायर पाई दूसरे समीकरण की बात कर रहे हैं, इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष और लैम्बडा के सापेक्ष। तीसरे समीकरण में एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और लैम्बडा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इनको निर्धारक में मान रख देंगे। मैं सीधा यहाँ निकालता हूँ आपको कि यदि एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो एक्स के सापेक्ष कीजिए तो 12, वाई के सापेक्ष करेंगे तो 5 और लैम्बडा के सापेक्ष करेंगे तो -2। तो यहाँ 12, 5 और -2 आएगा, 12, 5, माइनस। फिर इस दूसरे समीकरण का कीजिए, एक्स के सापेक्ष तो 5, वाई के सापेक्ष करेंगे तो 4 और लैम्बडा के सापेक्ष करेंगे तो -1। यहाँ 5, 4 और -1 लिखा जाएगा। फिर तीसरे समीकरण का करिए, डेल पाई बाई डेल लैम्बडा का एक्स के सापेक्ष तो -2, वाई के सापेक्ष -1 और लैम्बडा के सापेक्ष 0 हो जाएगा। तो देखो आपको ये देखेगा यही वैल्यूज जो है ये बराबर इसके हैं, जैसे सीधे इसमें वैल्यू आएंगी। ये एक बीजगणितीय तरीका है। तो 12, 5, -2, 5, 4, -1, -2, -1, 0। सारणी का मान निकालते हैं। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम इसको गहनता से पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से बातें करेंगे, जो अब आपके बहुत आसान, जैसे ही हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और तभी जाके ये हमारे लिए समझना आसान भी रहेगा। लेकिन चूंकि आया है मैक्सिमम मिनिमम विद कांस्टेंट और विदाउट कांस्टेंट है, तो विदाउट कांस्टेंट पढ़ा है तो विद कांस्टेंट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्टरी आपके से डिस्कस कर लेता हूँ। तो जब इस सारणी को हल करेंगे तो ये माइनर्स निकाल लेते हैं, सेकंडज मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ये जो माइनस कहते हैं इनको ये निकाल लेते हैं, कोफैक्टर कह लो, कई सारे नाम हैं इनके, खैर जो भी है। सबसे पहले इसका विस्तार, इसका हल करेंगे हम प्रथम पंक्ति के अनुसार। ये रो है, 3 रो है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका हल करेंगे इसे हम। तो 12 बाहर आ गया, ये ख़त्म, ये वाला बचेगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है। तो 4 -1 0। ठीक है मैट्रिक्स। 5 का अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलता है। ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, इसका -5। अब ये कॉलम गया और ये रो गई, ये बचेगा 5 -2 और -1 0। तो 5 -2 -1 और 0। ठीक है। यह चिन्ह प्लस माइनस प्लस, अब चूंकि -2 पहले से है तो -2 आपको लिखना पड़ेगा। अब ये कॉलम गया और ये रो गई, बचेगा क्या, 5 -2 4 -1, 5 -2 4 -1। ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने का वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एक इन क्रॉस के जो तिरछे हैं इनके इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है। तो हल कीजिए, 4 को 0 से गुणा किया, 0 -1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो +1 हो गया और चिन्ह इसका -1 आएगा ही, तो इसलिए -1 लिख दिया। ये 0 हो जाएगा, 5 गुणा 0 -2 गुणा -1 तो +2 और +2 और इसका चिन्ह कैसा होगा, माइनस का, तो -2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसको हल करेंगे तो -5 और ये -8। अब -8 और बाहर का चिन्ह माइनस का, तो +8 हो जाएगा। तो -5 + 8, तो कुल मिला के इसको जब हम सरल करेंगे तो -8 वैल्यू आएगी। और -8 क्या है, 0 से कम है, यानी ऋणात्मक है। जब
सीमाबद्ध हेसियन निर्धारक का मान, बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट का मान ऋणात्मक हो तो वह मिनिमा की स्थिति होगी एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 36 एंड y इक्वल टू 24 पर जो है मिनिमा होगा। ठीक है, आज इतना ही। बाकी संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में अगले व्याख्यान में बातचीत करेंगे। किसी तरह की फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए किताब का होना ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें कि भाई क्या आपको एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, सिलेबस डिस्कस किया था। जो सिलेबस में बुक्स रिकमेंड्स की हुई हैं उनके बारे में बात की थी। तो मैंने एक और जो एडिशनल बुक आपसे शेयर की थी बुक के बारे में कि नाथुराम का जी की जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक किताब है अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, काफ़ी उपयोगी होगी। यदि वो आपके पास है तो होना भी चाहिए कोई ये किताब, लेकिन मैं निजी तौर पे कहूँगा कि वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो उस किताब को आप देखिए, उसमें आंशिक अवकलन प्रतिबंध के बिना और प्रतिबंध सहित, प्रतिबंध सहित का तो और आगे अध्ययन करेंगे जब हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे पूरे, लेकिन बिना प्रतिबंध के उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आसान रहेगा। बहुत ज़्यादा यूज होता है अवकलन का अर्थशास्त्र में, खास तौर से व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो आप देखेंगे, और उच्चतर स्तर की कक्षाओं में या उच्चतर स्तर का हाई लेवल स्टडीज़ में तो मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा काम में ली जाती है। खैर, आपके स्तर पर ही बात करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, मार्किंग भी अच्छी होती है, थोड़ा सा मन लगा के आपको पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।